नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल की सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक ऐसा संदेश दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की कूटनीतिक हलचलों को नई दिशा दे दी। अब काठमांडू के सत्ता गलियारों में विदेशी ताकतों की क्लोज डोर डिप्लोमेसी पहले जैसे आसान नहीं रही। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की प्रस्तावित नेपाल यात्रा अचानक रद्द हो जाना, उससे पहले अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गोर को भी मुलाकात का समय ना मिलना केवल प्रोटोकॉल इशू नहीं था। यह नेपाल की बदलती स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का संकेत था। एक ऐसा नेपाल जो अब दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसकी विदेश नीति किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि उसकी अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से तय होगी। दरअसल हिमालय के गोद में बसा छोटा सा नेपाल आज भारत, चीन और अमेरिका जैसे शक्तियों के बीच बढ़ती जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में बालेन शाह की यह नीति केवल मीटिंग डिनाई करने की रणनीति नहीं, बल्कि सॉवरेनिटी, नेशनलिज्म और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का एक बड़ा राजनीतिक संदेश। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नेपाल किससे मिल रहा है, बल्कि असली सवाल यह है कि नेपाल आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज इसी मुद्दे को विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। साथियों, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो को मैंने काठमांडू पोस्ट से लिया है और काठमांडू पोस्ट क्या कह रहा है उसी को हम विश्लेषित कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, बालेन शाह का नो मीटिंग डॉक्ट्राइन, क्या नेपाल अपने दोस्तों को नाराज कर रहा है? नेपाल के डिप्लोमेसी में नया भूचाल, यूएसए, चाइना और इंडिया। तो आधार हमने कहा कि हमने काठमांडू पोस्ट को लिया है, जो कि कांतिपुर मीडिया ग्रुप का एक चैनल है, और ये लिखता है, एडिटोरियल कॉलम है आज के डेट में, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये मिलेगा भी। प्रधानमंत्री पॉलिसी ऑफ नॉट मीटिंग फॉरेन ऑफिशियल नीड मोर नुआंस। ठीक, प्राइम मिनिस्टर शाह नीड नॉट मीट एवरी फॉरेन ऑफिशियल बट अ ब्लैंकेट रिफ्यूजल में नॉट बी अ वाइज पॉलिसी। मतलब कहा कि ठीक है आप मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आप किसी से ना मिले, सीधे आप मना कर दें, ये भी बहुत सही नहीं है। नॉट बी अ वाइज पॉलिसी, इसके ऊपर बात है। ठीक, क्या क्या कहा गया है आप बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऑन एज्यूमिंग ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह सेट एन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट बाय jointly briefing foreign ambassador on new government priorities. Earlier, ambassadors, especially from powerful country, were often seen making beeline to private residence of a new prime minister. देयर वॉज नो इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड ऑफ सच मीटिंग। मतलब पहले कोई भी आता था, मिल लेता था, प्राइवेट में मिल लेता था, कोई उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं होता था। बालेन शाह के पहले की बात हो रही है। देयर वॉज नो इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड ऑफ सच मीटिंग विच वर हेल्ड विदाउट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री। अच्छा, ये मीटिंग ऐसी होती थी जिसमें नेपाल के ही विदेश प्रतिनिधि या जो भी पूरा विभाग था वो नहीं रहता था। प्रधानमंत्री किसी, चाहे भारत, चाहे चीन, चाहे यूएसए के किसी भी विदेश मंत्रालय के या कोई भी प्रतिनिधि होता था, वो उनके घर पर भी जाके मिलता था और ऑफ रिकॉर्ड सारी बातें होती थी। Even at other time, residents envoy of major power like India, China and US sought and easily obtained such off the record audience with the executive head। ये पूरी बातें यहाँ कही गई। This created a conflict of interest. Easy access of foreign diplomats to the private quarters of our top state officials have over the year been corrosive to Nepali national interest. But no one before Shah had dared to draw a red line। मतलब शाह के पहले कभी कोई इतना किसी का हिम्मत नहीं हुआ है कि एक ना वाली रेखा खींचे, एक रेड लाइन जो है वह खींच सके। This is why the new Prime Minister initiative to enforce a strict diplomatic code of conduct came as, yet we believe a sense of proportion is also warranted. Prime Minister Shah has not only declined to individually meet foreign envoy, but also some top visiting officials. अब यहां इस चीज को इंडिकेट किया गया है। मोस्ट रिसेंटली इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री शेड्यूल्ड काठमांडू विजिट was cancelled after his repeated request for an audience with Nepali Prime Minister went unanswered. Before that, Sergio Gore, US President Donald Trump's special envoy for South and Central Asia, had failed to secure a meeting with Shah. Interestingly,
Both in the case of Misri and Gore, other members of the cabinet like Swarnim Wagle and Shishir Khanal had urged Shah to reconsider his decision. मतलब इनके कैबिनेट के दो लोग हैं, एक स्वर्णिम वागले हैं और एक शिशिर खानाल। ये क्या कर रहे हैं कि शाह से ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने इस निर्णय पर आप फिर से विचार कीजिए। But Saha was firm on his stand. Contact is vital. Mishri was coming to Nepal to officially invited Shah to visit India on behalf of Indian Prime Minister Narendra Modi. The Nepali Prime Minister had earlier accepted an unofficial invitation and preparation were underway in both Kathmandu and Delhi for Shah visit. मतलब ये कहा गया है कि मिश्री को मना किया इन्होंने, साथ में जो है गौर को भी मना किया, और इनके कैबिनेट के दो स्वर्णिम वागले और शिशिर खांडाल ने जो है वो कहा कि भैया इस पर आप फिर से विचार कीजिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। ठीक, ये भी हो गया था कि दोनों की औपचारिक मुलाकात जो है वो निर्धारित हो रही थी और नई दिल्ली और काठमांडू मोदी और शाह की मुलाकात के लिए जो है वो तैयारियां भी कर रहा। तो ये पूरा आप देख रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल पहले की तरह वाला नेपाल नहीं रहा है ना। तो ये एडिटोरियल कॉलम है काठमांडू पोस्ट का, इसने इसको कवर किया। तो साथियों, नेपाल लंबे समय से दक्षिण एशिया की भू राजनीति का सबसे संवेदनशील केंद्र है। एक तरफ उसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव भारत से रहा है, तो दूसरी तरफ चीन लगातार नेपाल में अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका भी लोकतंत्र, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप के जरिए नेपाल में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहता है। इसी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के बीच नेपाल की राजनीति पर अक्सर बाहरी आरोप प्रभाव का जो है वो आरोप लगता है। कई बार ये देखा गया है कि किसी विदेशी राजदूत या विदेशी दूत सीधे नेपाल के शीर्ष नेताओं तक पहुंच जाते थे। महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाएं विदेश मंत्रालय की औपचारिक प्रक्रिया से बाहर होती थी, और सत्ता परिवर्तन के दौर में विदेशी सक्रियता जो है वो अचानक नेपाल में बढ़ जाती थी। नेपाल के भीतर एक बड़ा वर्ग इसे सॉवरेनिटी इरोजन यानी राष्ट्रीय संप्रभुता के कमजोर होने के रूप में देखता था। लोगों के बीच ये धारणा बनने लगी थी कि काठमांडू की राजनीति जो है वह अमेरिका, चीन या इंडिया जैसे शक्तियों के प्रभाव पे जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालने के बाद कूटनीतिक व्यवहार की जो पुरानी परंपरा है उसे बदलने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि अब नेपाल की विदेश नीति पर्सनल एसेट डिप्लोमेसी नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस पर आधारित हो गई। यानी अब कोई भी विदेशी प्रतिनिधि सीधे सत्ता के शीर्ष तक आसानी से नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसे डिप्लोमेटिक चैनल और या सरकारी प्रक्रिया का जो है वो पालन करने का। घरेलू राजनीति में यह कदम काफी लोकप्रिय साबित हुआ, क्योंकि इससे जनता के बीच राष्ट्रीय स्वाभिमान, स्वतंत्र विदेश नीति और संप्रभु नेपाल का संदेश गया। बालेन शाह ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जो नेपाल को बाहरी प्रभाव से निकालकर एक अधिक आत्मनिर्भर और संतुलित विदेश नीति की ओर ले जाने वाला नेता के रूप में बनाया। ठीक, मतलब ये जो भी बातें हैं, इस बातों को मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, जो पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ। साथियों, भारत और नेपाल के संबंधों से जो है इसको लेकर हम आगे चलते हैं। भारत और नेपाल के संबंध सामान्य पड़ोसी देशों जैसे नहीं है। दोनों देशों के बीच केवल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशन कनेक्टिविटी भी मौजूद है। खुली सीमा, रोटी बेटी का संबंध, धार्मिक सांस्कृतिक जुड़ाव, व्यापारिक निर्भरता और सुरक्षा सहयोग, और इन सब ने भारत नेपाल को दक्षिण एशिया में एक यूनिक पार्टनरशिप बना दिया। नेपाल की अर्थव्यवस्था हो, ऊर्जा हो, आपूर्ति हो, व्यापार मार्ग हो, रोजगार का बड़ा हिस्सा हो, आज भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और वही भारत के लिए नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि हिमालयी सुरक्षा ढांचा का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बफर भी है। ऐसे में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनकी प्रस्तावित काठमांडू यात्रा केवल एक औपचारिक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश और निमंत्रण लेकर काठमांडू जाने वाले थे। इसलिए उन्होंने मुलाकात का जब समय नहीं मिला तो नई दिल्ली में केवल शेड्यूलिंग इश्यू नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत के रूप में इसे देखा जाने लगा। दरअसल भारत नेपाल के डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज को हमेशा बेहद गंभीरता से पढ़ता है। काठमांडू में होने वाली छोटी सी राजनीतिक गतिविधि भी नई दिल्ली के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में बड़े संकेत मानी जाती है। नेपाल में कौन सा नेता किस विदेशी प्रतिनिधि से मिलता है, कौन सी यात्रा टलती है, कौन सा बयान दिया जाता है, इन सब का विश्लेषण भारत अपनी रीजनल सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी के संदर्भ में करता है।
अब बालेन शाह सरकार यह रुख भारत को यह संदेश भी दे रहा है कि नेपाल अब इक्वल सॉवरेनिटी और इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी पर ज्यादा जोर देना चाहता है, जहां व्यक्तिगत राजनीतिक पहुंच के बजाय औपचारिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि पूरा का पूरा संतुलन जो है नेपाल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि भारत नेपाल संबंध केवल सरकारों के बीच नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के रोजमर्रा और जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी भी डिप्लोमेटिक स्टिफनेस का असर जल्दी ही राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर दिखाई देने लगता है। अभी तक तो हम भारत के बारे में बात कर रहे थे कि भारत के साथ अगर कुछ होता है तो किस प्रकार से देखा जाएगा। हाल फिलहाल में ग्रेटर नेपाल का मुद्दा, मानसरोवर यात्रा का मुद्दा, लिपू लेक, लिम्पुयाधुरा और काला पानी का मुद्दा जो है वो भारत नेपाल के बीच में तनाव को और भी ज्यादा गहरा करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब भारत नेपाल के बाद चीन नेपाल के ऊपर बात करें, जो कि एडिटोरियल्स कॉलम में उठाया गया है मामला। साथियों, एडिटोरियल्स कॉलम में यह बात कहा गया है कि नेपाल की जिस प्रकार से बदलती डिप्लोमेटिक पोजिशनिंग है, चीन लंबे समय से एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के रूप में नेपाल को देख रहा है। बीते कुछ वर्षों में चाइना ने नेपाल में अपना प्रभाव केवल आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक स्तर पर भी जो है वो बढ़ा दिया है। विशेषकर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में सड़क, रेल, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा चाइनीज इन्वेस्टमेंट, हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट, पार्टी टू पार्टी कॉन्टैक्ट, डेवलपमेंट असिस्टेंस के माध्यम से बीजिंग लगातार काठमांडू में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता यह है कि नेपाल उसकी सुरक्षा और रीजनल इन्फ्लुएंस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन जाए। विशेषकर तिब्बत के क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए चीन ये चाहता है। इसी कारण बीजिंग नेपाल की राजनीति और सत्ता संरचना में स्थिर तथा फ्रेंडली गवर्नमेंट चाह रहा है। दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण नियम यह माना जाता है कि जहां भारत की जगह कमजोर पड़ती है, चीन उसे अवसर के रूप में देखता है। और यही कारण है कि जब भी भारत नेपाल संबंधों में तनाव आया, दूरी आई या डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट हुआ, चीन ने तुरंत जो है सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया। यदि नेपाल भारत से कुछ दूरी बनाता हुआ दिखाई देता है तो चीन इसे अपने लिए इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसी स्थिति में बीजिंग नेपाल को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनेंसिंग और पॉलिटिकल बैकिंग देकर अपनी पकड़ को जो है वो नेपाल में मजबूत बनाने का प्रयास करता है। हालांकि नेपाल भी पूरी तरह से एक शक्ति के प्रभाव में नहीं जाना चाहता है। काठमांडू की पारंपरिक रणनीति हमेशा बैलेंसिंग डिप्लोमेसी की रही है, यानी भारत और चीन दोनों के बीच में संतुलन को बनाए रखना। लेकिन चुनौती यह है कि साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। यदि भारत नेपाल संबंधों में भरोसा कमजोर पड़ता है तो उसका जियोपॉलिटिकल लाभ सबसे पहले चीन को मिल सकता है। तो चीन और नेपाल का आपने देखा, ठीक, आप अपने स्क्रीन पर भी देखें तो नायरा घाट भुटवल रोड रिनोवेशन प्रोजेक्ट चाइना के साथ नेपाल कर रहा है। हाईडोंग सिस्टा से सिगात से नेपाल हाईवे रेल कॉम्बाइंड ट्रांसपोर्ट सर्विस काम कर रहा है। हिमालय एयरलाइंस और कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर जो है वो नेपाल और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। चाइना नेपाल रेलवे जो है वो आपको बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से दिख रहा है कि किस प्रकार से लाहसा लाहसा से पोखरा, लुम्बिनी, काठमांडू इन सबको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो नेपाल और चाइना का आपने देखा। अब तीसरा नंबर आता है अमेरिका और नेपाल के संबंधों को लेकर। साथियों, अमेरिका और नेपाल को अमेरिका जो है वह आज का जो नेपाल इसे केवल एक छोटा सा हिमालय राष्ट्र के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि व्यापक इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख रहा है। दक्षिण एशिया और हिमालय क्षेत्र में जिस प्रकार से चाइना और यूएस का कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें नेपाल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ चुकी है। अमेरिका के लिए नेपाल कई कारणों से जो है महत्वपूर्ण है। पहला, नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि तिब्बत के क्षेत्र के बेहद करीब है। चीन की आंतरिक सुरक्षा, हिमालय रणनीति में तिब्बत का विशेष महत्व है, इसलिए नेपाल की राजनीतिक दिशा पर वाशिंगटन लगातार नजर रख रहा है। दूसरा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है कौन? अमेरिका। और ऐसे में नेपाल जैसे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, गवर्नेंस प्रोजेक्ट और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रखना अमेरिका की दीर्घकालिक नीति का हिस्सा है। नेपाल को अक्सर दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक राजनीति और बहुदलीय व्यवस्था के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसी कारण अमेरिका नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्टिन्यूटी के
विशेष महत्व के रूप में देख रहा है। ऐसे परिदृश्य में अमेरिका के जो विदेश दूत हैं सर्जियो गोल, जो कि नेपाल की यात्रा पर जो है वो क्या होने चाहते थे, आना चाहते थे और प्रधानमंत्री स्तर की मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही प्रोटोकॉल इशू के नाम पर इसे माना गया, वाशिंगटन ने इसे एक ऐसे संकेत के रूप में देखा कि काठमांडू अपनी ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक स्टाइल को बदल रहा है और अब फॉरेन एसेट डिप्लोमेसी पर पहली जैसी निर्भरता जो है वो नहीं रखना चाहिए। यह संदेश अमेरिका के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि साउथ एशिया में डिप्लोमेटिक एसेट अवसर अक्सर जो है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का जो है संकेत माना जाता था। किसी विदेश शक्ति को कितना राजनीतिक एसेस मिलता है, यह केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं बल्कि रीजनल पावर डायनामिक का हिस्सा होता है। बालेनसाज सरकार का यह रुख दर्शाता है कि नेपाल अब अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को अधिक नियंत्रित, संस्थागत और सोवरेनिटी सेंट्रिक जो है वो बनाना चाहता है। चाहे सामने भारत है, चीन है या अमेरिका, इससे नेपाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यह बालेनसाज दिखाना चाहते हैं। साथियों, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो संप्रभुता बनाम रणनीतिक अलगाव की लड़ाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री बालेनसाह की जो कूटनीतिक नीति है, इसका मूल संदेश स्पष्ट है कि नेपाल अपनी संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ किसी भी बाहरी शक्ति के सामने अत्यधिक निर्भर या अत्यधिक सुलभ राष्ट्र के रूप में दिखाई नहीं देना चाहता। घरेलू राजनीति में यह रुख जो है वह बालेनसाह की छवि को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना रही है। नेपाल जैसे देश की जनता अक्सर उन नेताओं का समर्थन करती है जो बड़ी शक्तियों के सामने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ खड़ा दिखाई दे तथा राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की बात करे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल प्रतीकों और संदेशों पर नहीं चलती साथियों। नेपाल की जनता को इस बात को समझना होगा कि भू राजनीति में रणनीतिक स्वतंत्रता और रणनीतिक अलगाव के बीच बहुत पतली रेखा होती है। यदि कोई छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश बड़ी शक्तियों के सामने अत्यधिक झुकता है, तो यह देश के भीतर यह धारणा बनने लगती है कि सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में कमजोर पड़ रही है। इससे राष्ट्रवाद, राजनीतिक असंतोष और बाहरी शक्तियों के प्रति अविश्वास बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई देश अत्यधिक कठोर, सीमित संपर्क वाला या अप्रत्याशित दिखाई देने लगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर भरोसा कम होने लगता है, क्योंकि इससे विदेशी निवेशक निवेश नहीं करना चाहेंगे, रणनीतिक साझेदारों की कमी हो जाएगी, कूटनीतिक सहयोग भी जो है देश सोच कर देने लगेगा और इसमें वह देश जो है वह कहीं ना कहीं अलगाव के रूप में हो जाएगा। वह कितना अस्थिर होगा, कितना अविश्वसनीय होगा, यह भविष्य के घर में छुपा हुआ है। नेपाल आज इसी नाजुक संतुलन को संभालने की कोशिश कर रहा है। एक ओर भारत, चीन और अमेरिका जैसे शक्तियों के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान जो है बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी ओर उसे आर्थिक सहयोग भी इनसे चाहिए, व्यापार भी इनसे चाहिए, निवेश भी इनसे चाहिए, पर्यटन भी इनसे चाहिए, सुरक्षा साझेदारी की भी आवश्यकता इन्हीं देशों के साथ है। और नेपाल की जो भू राजनीतिक स्थिति है, नेपाल के मैप को अगर आप देखेंगे तो नेपाल कितना भी अपने आप को संप्रभु दिखाने की कोशिश करे, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भारत है। तो कैसे भी नेपाल अपनी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता, विदेश नीति को मजबूत बनाए रखने, लेकिन स्वयं को अगर वो सोचे कि वो रणनीतिक अलगाव से जो है वह इस तरह से कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि नेपाल को समझना होगा कि वह इस प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति में छोटे देशों के लिए सबसे कठिन कार्य यही होता है कि सभी शक्तियों के बीच में संतुलन को बनाए रखे और बिना किसी शक्ति के प्रभाव में वह रह जाए। तो अंततः हम यही कहेंगे साथियों कि बालेनसाह ने नेपाल के कूटनीति में एक नई बहस को शुरू किया है। उन्होंने दिखाया है कि विदेश नीति अधिक संस्थागत होनी चाहिए, विदेशी अधिकारियों की अनौपचारिक पहुंच सीमित होनी चाहिए और नेपाल की संप्रभुता स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देनी चाहिए। लेकिन विदेश नीति केवल स्वाभिमान दिखाने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी विषय होता है। नेपाल जैसे छोटे लेकिन अत्यंत रणनीतिक देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी गरिमा को भी बनाए रखे, भारत, चीन, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के साथ संतुलित संबंध भी बनाए रखे और आने वाले समय में बालेनसाह की वास्तविक परीक्षा इसी संतुलन को संभालने में होगी। आपको क्या लगता है? नेपाल से जितने भी व्यूअर्स या भारत के जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख चुके होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे, आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से मैंने तटस्थ होकर इस एडिटोरियल का आपके लिए एनालाइज किया जो कि काठमांडू पोस्ट ने आज लिखा है। यह विचार काठमांडू पोस्ट के हैं जो कि मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। तो आप बताइए क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? अपने विचारों को
कमेंट के माध्यम से आप दीजिए और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट फटाफट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।